स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 6। क्वेश्चन 1 है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो हमें डेंसिटी, इंक्रीजिंग डेंसिटी मतलब सबसे कम डेंसिटी से चालू करते हुए हमें डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देनी है। तो सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की, इसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में एयर के साथ में कुछ हैवियर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एयर फ्रॉम चिमनीज जो होगी उसमें हैवियर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी कंपैरेटिवली एयर से ज़्यादा होगी। तो सबसे कम डेंसिटी हो गई एयर की। देखो इन जनरल सॉलिड लिक्विड गैस में से डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? गैस की, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे ज़्यादा डेंस होता है सॉलिड। सबसे ज़्यादा डेंस सॉलिड होते हैं, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। मतलब सबसे कम डेंसिटी गैस की है। तो हम गैस इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है गैस। यहाँ पर क्या क्या है? एक तो एयर है और एक है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। तो इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। तो एयर की डेंसिटी कम है इससे, क्योंकि इसमें कुछ हैवी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हम वैसे देखेंगे तो लिक्विड आ रहा है। अब गैस के बाद डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? लिक्विड की। लेकिन कॉटन तो बहुत लाइट वेट होता है, आपको पता है, एकदम हल्का, इसलिए कॉटन इसमें बीच में आएगा, ठीक है। फिर लिक्विड में वाटर और हनी को देखोगे तो वाटर की डेंसिटी कम होती है हनी से, ठीक है। अब इसका सॉलिड है चॉक और आयरन, तो ये तो क्लियर है, आयरन की डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा होगी इन दोनों में। चॉक कंपेयर करोगे तो चॉक से आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर वही सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है यहाँ पर, तो हमने प्रॉपर डिफरेंसेस के साथ में ले लिया है। प्रॉपर्टी ली है शेप। सॉलिड का होता है डेफिनेट शेप, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड है डेफिनेट शेप, ठीक है। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जैसे वाटर, अलग अलग आप ग्लास में लोगे, अलग अलग शेप के ग्लास में, तो अलग अलग जिस जो कंटेनर का शेप होगा वैसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो नो डेफिनेट शेप, और गैस का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो तो पूरे में स्प्रेड हो जाती है। इसके बाद है वॉल्यूम। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे मार्कर है, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जैसे आपने मिल्क पैकेट लिया मार्केट से 500 ml का या 1 लीटर का, तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है। इसके बाद गैस में कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वो पूरे में स्प्रेड हो जाती है, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, या हम बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड्स की भी नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। एक कंटेनर, ये एक्टिविटी आपने की हुई है पिस्टन वाली, उसमें हमने एक में पानी भरा था, एक में हवा भरी, एक में हवा थी, एक में चॉक पीसेस थे। तो जिसमें हवा थी वो तो इजीली हम कंप्रेस कर पाए, तो हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। लिक्विड में नहीं हो पाएगी, और सॉलिड डालोगे तब भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो लिक्विड्स है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड गैस है हाईली, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिजिडिटी या फ्लूइडिटी। अब सॉलिड्स होते हैं रिजिड, ये रिजिड हो गया, सॉलिड रिजिड है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेफिनेट बाउंड्रीज है, रिजिड है। लेकिन गैस रिजिड नहीं होते, गैस और लिक्विड फ्लूइड्स होते हैं। जो भी चीज़ फ्लो हो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज फ्लूइड। तो लिक्विड्स भी फ्लूइड होते हैं, लिक्विड पजेस फ्लूइडिटी। लेकिन अगर कंपेयर करो गैस से, तो फ्लूइडिटी इज लोअर देन गैसेस। और गैस की बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी, गैस इजीली फ्लो कर सकती है। गैसेस है हाई फ्लूइडिटी, हायर हाईएस्ट फ्लूइडिटी। इसके बाद डेंसिटी सॉलिड्स की इन जनरल, जनरली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इन जनरल सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की बीच में होती है, मॉडरेट होती है। डेंसिटी लोअर देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस, और गैस की बहुत कम होती है डेंसिटी। अब करते हैं हम क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, कमेंट अबाउट द फॉलोइंग। तो सभी के बारे में आपको देना है। सबसे पहले है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? कोई भी चीज़ रिजिड होती है, मतलब जैसे सॉलिड्स रिजिड होते हैं, जैसे ये रिजिड है, इसको हम बेंड नहीं कर सकते, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। तो वही है, अगर इफ मैटर डज नॉट बेंड और इज इनफ्लेक्सिबल, तब हम बोलेंगे कि वो रिजिड है। जैसे एग्जाम्पल सॉलिड्स आर रिजिड, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम जनरल बात करें, जनरली सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। नेक्स्ट आपके दिया हुआ क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड्स की नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड्स की भी नेग्लिजिबल होती है, और गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो क्या होता है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी कंप्रेस्ड और रिड्यूस्ड इन वॉल्यूम।
बाय अप्लाइंग फोर्स और प्रेशर। फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके अगर हम उसका वॉल्यूम कम कर दें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस कंप्रेसिबल है, वो मैटर कंप्रेसिबल है। एग्जाम्पल गैसेस, एग्जाम्पल गैसेस, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो भी चीज फ्लो हो सके उसके पास प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी की। जैसे गैस फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है, लिक्विड भी फ्लो हो सकता है और गैस भी फ्लो हो सकती है, तो गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड। एग्जाम्पल गैस एंड लिक्विड। डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो, टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू फ्लो इज फ्लूइडिटी। नेक्स्ट है फिलिंग अ गैस कंटेनर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शंस। सपोज आपने कंटेनर लिया, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हो रहा है? वो सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रैंडमली अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। एंड ड्यू टू नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन फिल द कंटेनर, पूरे कंटेनर में वो स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए क्या होगा? पूरे में स्प्रेड हो जाएंगे एंड दे विल फिल द कंटेनर। क्लियर? नेक्स्ट शेप। शेप के लिए एक ऐसे पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी है, शेप को एक जनरल बात की है कि सॉलिड्स का कैसा होता है, लिक्विड का कैसा होता है, गैस का कैसा होता है। सॉलिड्स आर डेफिनेट शेप, whereas liquid take the shape of container in which they are placed, और gases do not have any definite shape। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो, एक जनरल बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप मोशन में हो, तो हम बोलेंगे आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस में मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स या गैस के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। हम बोलते हैं ना कि वो रैंडम मोशन में है। गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा जिस भी कंटेनर में आप डालते हो तो रैंडम मोशन होता रहता है, रैंडम मोशन है। अगर उनका मोशन है, इसका मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन। ठीक है? जैसे गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी अभी स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या बोलोगे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, लिक्विड की उससे कम, और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है इन जनरल। ठीक है? तो डेंसिटी क्या होगा? इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 3, गिव रीजंस। ए पार्ट, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। किसी भी वेसल में अगर आपने गैस को डाला तो पूरा वो वेसल को फिल कर लेगी, पूरे में वो स्प्रेड हो जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस विद डिफरेंट स्पीड्स। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ठीक है? सो दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो जिस भी कंटेनर में डालोगे वो पूरा का पूरा फिल कर देगा एंड हैज कंप्लीटली फिल द वेसल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बी पार्ट। इसको हम बुक से मार्क करेंगे, पेज नंबर 5। क्वेश्चन पहले पढ़ दें, थर्ड का बी पार्ट। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कोई भी अगर आपने गैस ली है और कंटेनर में आपने डाल दी है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में कोलिजन करेंगे। ये जाके इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा, वॉल से टकरा रहा है, ये वॉल से कोलिजन कर रहा है, आपस में भी कोलिजन हो रहा है और जाके वॉल से भी कोलिजन हो रहा है। ठीक है? गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं एंड दे आर कोलाइडिंग विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये पेज नंबर 5 पे ये जो फिगर बना हुआ है, इसके जस्ट ऊपर का पैरा। ठीक है? ये पूरा का पूरा पैरा आपको लिखना है। अभी मैं समझा देती हूँ। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। पार्टिकल्स में रैंडम मोशन है और वो हाई स्पीड से रैंडमली मूव कर रहे हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जैसा अभी बताया, कोलिजन हो रहा है, वो एक दूसरे से हिट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, कोलिजन कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है? दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड कोलाइडिंग विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज क्या है? फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स। ये जो गैस के पार्टिकल है, ये कितना फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया पे। ये यूनिट एरिया में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है? कोई भी यूनिट एरिया आप ले लो, उस यूनिट एरिया पे गैस के मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज प्रेशर। यही दिया हुआ है,
the pressure exerted by gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन सी पार्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड कब बोलेंगे? जब सॉलिड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें. तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो सारी आप यहाँ लिख सकते हैं. दे हैव डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, और भी दे सकते हो. उनके बीच में स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है. दे हैव लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, स्पेस बहुत कम. इसके अलावा डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, इसलिए सॉलिड है. ठीक है. नेक्स्ट डी पार्ट, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट. ये एयर में हम ऐसे हैंड मूव कर रहे हैं इजीली. तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. तो हम आराम से अपना हाथ घुमा सकते हैं, हिला सकते हैं एयर में. लेकिन अगर आपको ब्रेक करना हो वुड, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, तो क्या कर सकते? सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड को आप ब्रेक कर सकते हो. सपोज ये सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, तो आप ऐसे इजीली ब्रेक कर सकते हो? इजीली नहीं कर सकते. कराटे एक्सपर्ट अगर यूज़ करेगा तो पूरी पावर से जब करेगा तब होगा ब्रेक. तो क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत कम होता है. इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. इन एयर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. जो हमने बोला, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है एयर में. ठीक है. इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है एयर में. पार्टिकल दूर दूर होते हैं ना, ये एयर. ठीक है. और एक ये वुडन ब्लॉक ले लेते हैं. ये तो हो गया सॉलिड वुडन ब्लॉक और यहाँ पर ये एयर. तो एयर में क्या देखोगे? देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. स्पेस बहुत ज़्यादा है एंड फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल है. इसलिए हम इजीली मूव कर सकते हैं अपना हैंड. इसी का जस्ट उल्टा आप लिख लेना, मैंने आगे नहीं लिखा. वुड में क्या होगा? इन वुड intermolecular space will be very less, will be least. Intermolecular space will be least and there will be maximum force of attraction. So we need a karate expert to break the wooden block. ठीक है. Next, last question है, liquids generally have lower density. Liquids generally have lower density as compared to solids. ये हम अभी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से. ठीक है. बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. वैसे लिक्विड की डेंसिटी कम है. अब अगर हम आइस और वाटर को कंपेयर करें, अगर आपने एक कंटेनर में, एक ग्लास ऑफ वाटर में आइस डाला तो क्या होगा? पार्शियली वो ऐसे फ्लोट करता. ठीक है. हम बोल रहे हैं कि सॉलिड की, जनरली सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है. अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सिंक होना चाहिए, पानी में डूब जाना चाहिए. जैसे आयरन नेल अगर पानी में आप डालते हो, आयरन नेल को अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. क्योंकि आयरन नेल सॉलिड है और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से. लेकिन आइस में ऐसा नहीं. आइस को पानी में डालोगे तो फ्लोट करेगी. आइस भी तो सॉलिड है. तो यही क्वेश्चन है कि आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी कम क्यों है. तो इसको देखते हैं. व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, सपोज आपके पास इतना अमाउंट का पानी है. ठीक है. अब उतने ही पानी से हमने आइस बनाया. आपको एक आइस क्यूब बन गया आपका. उतने ही पानी से हमने आइस बनाया. तब क्या होगा? जब आइस बनेगा उस प्रोसेस में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगे. एयर ट्रैप हो जाएगी. एयर ट्रैप होगी उसमें. सम एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड. अब एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सेम मास के लिए, मास सेम है, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ आइस सेम है. लेकिन क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. थोड़ा सा हम बड़ा दिखा देते हैं ताकि जूम करके समझ लो आप कि ये आइस है और यहाँ पर वाटर है. ठीक है. तो सेम मास के लिए क्या हुआ? जब आइस बना, जब वाटर फ्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि एयर ट्रैप होगी और एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, उनमें एयर ट्रैप्ड होगी. ठीक है. तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. अब मास तो सेम है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया. तो क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अब सोचो मास तो दोनों में सेम है लेकिन ये बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया. और डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, तो क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी. यही तो हो रहा है. आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी कम हो रही है. ठीक है. तो आइस की डेंसिटी कम है, सो वो फ्लोट करेगी. ठीक है.
तो यही हमने लिखा है, सो मास पर यूनिट वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर, और डेंसिटी कम है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर कम है तो इट विल फ्लोट, सो आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एम्प्टी स्पेसेस कैसे बन गए, तो ऐसा समझो पानी अगर आपने लिया है तो पानी में एयर तो है ना, डिजॉल्व फॉर्म में। हमने पढ़ा है ना एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन और डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं पानी की, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब पानी में एयर तो है, ठीक है। तो जब आप वाटर को फ्रीज करते हो, जब वाटर को फ्रीज किया तो वाटर फ्रीज होगा ना, एयर थोड़ी फ्रीज होगी, उसमें जो डिजॉल्व एयर है, ट्रैप्ड एयर है, उसमें जो अंदर एयर थी, वाटर में जो डिजॉल्व एयर थी वो फ्रीज नहीं हो रही है, उसकी वजह से अंदर एयर तो रह गई, वाटर फ्रीज हो गया, और अंदर जो एयर रहेगी हम बोलेंगे वहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस बन गए, मतलब कि वहाँ एयर ट्रैप्ड है, तो इसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम होते हैं हम बोलेंगे कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे। अब क्लियर?